हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्योंकि आज के टॉपिक में हम खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित बात करेंगे, उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो इसलिए आज के टॉपिक को हम जीएस पेपर 3 में रखेंगे। ये हमारे की पॉइंट्स रहेंगे, इनके थ्रू हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि खबरों में क्यों है, रिपोर्ट की पॉइंट्स जानेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में जानेंगे। उसके बाद पोषण सुरक्षा के जो संदर्भ में सरकार ने प्रयास किए हैं उन पर चर्चा करेंगे और फिर वैश्विक भुखमरी सूचकांक पर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद इससे संबंधित चुनौतियों की बात करेंगे और ऐसे में क्या आगे की राह हो सकती है उस पर हम बात करेंगे। और लास्ट में वही रहेगा हमारा क्वेश्चन सेशन, जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा। तो दरअसल सरकार के पास एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा था उससे जो भूख और पोषण की समस्या है देश में वो और ज़्यादा गहरा गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में न सिर्फ समस्या के बारे में बात की गई है बल्कि ये भी बताया गया है कि जो लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा और उससे उबरने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए और ओवरऑल उस सबका भूख और पोषण की समस्या पर क्या असर पड़ा, इस सब का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। अब ये रिपोर्ट किसने पेश की है? रिपोर्ट पेश की है राइट टू फूड कैंपेन ने। दरअसल इसने कुछ सिविल सोसाइटीज़ के साथ मिलकर हंगर वॉच नाम का एक रैपिड सर्वे किया था और ये सर्वे 11 स्टेट्स में किया गया था मिड सितंबर से मिड अक्टूबर के बीच में। और इस सर्वे का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो देश के वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, यानी कि जो कमज़ोर वर्ग है और ऐसे घर जिनमें सिर्फ महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग लोग और जैसे डिसेबल्ड पर्सन्स, इन सभी पर इस भूख और पोषण की जो समस्या है इसका क्या असर पड़ा, इसको पता लगाना इस सर्वे का मकसद था। अब अगर हम बात करें राइट टू फूड कैंपेन की, तो ये शुरू किया गया था अप्रैल 2001 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ राजस्थान द्वारा और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करने के साथ ही शुरू किया गया था। और इस याचिका में मांग की गई थी कि जो देश का विशाल खाद्य भंडार है उसका जल्द से जल्द और सही तरीके से लोगों की जो भूख और भुखमरी की समस्या है उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। और ये फूड कैंपेन जो है, ये राइट टू फूड कैंपेन, ये एक स्थानीय पहल है और एक स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है। अब हम बात करें इस रिपोर्ट की जो की पॉइंट्स हैं, उसकी जो मुख्य बातें हैं उसकी, तो जैसे मैंने पहले बताया कि रिपोर्ट में लॉकडाउन को लेकर जो लोगों की भूख और पोषण पर जो असर पड़ा है उसकी जो समस्या है वो किस तरीके से गंभीर हो गई है, कैसे गहरा गई है, उस सब का इसमें जिक्र किया गया है। और बताया गया कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स, जो कमज़ोर वर्ग है और गरीब तबका है, उससे इसकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो गई। हालांकि सरकार ने इस सब से उबरने के लिए कुछ पहल भी शुरू की, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वगैरह शुरू की, लेकिन फिर ये सब भी इस स्थिति से उबरने के लिए नाकाफ़ी रही। और क्योंकि इस दौरान जो ये लॉकडाउन लगा, इस दौरान लोगों के पास जो थी आय उनकी ना के बराबर रही, तो जाहिर है ऐसे में उनको अपने खाद्य उपभोग के साथ साथ समझौता करना पड़ा, बल्कि उनको जो उसकी क्वालिटी है, जो फूड की क्वालिटी है, उसके साथ भी समझौता करना पड़ा। और इसी के चलते जो भूख और उसकी समस्या है, पोषण की समस्या, वो लॉकडाउन के बाद और ज़्यादा गहरी हो गई है और ज़्यादा गंभीर स्थिति में आ गई है। और इसके अलावा एक चिंता की बात और है कि हालांकि लॉकडाउन के दौरान जो राशन कार्ड धारक हैं उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत फ्री अनाज दिया जा रहा था, लेकिन उसकी अवधि भी अब नवंबर में ख़त्म हो रही है, यानी कि जो पीरियड तय किया गया था इस दौरान का, वो नवंबर में ख़त्म हो जाएगा। तो लोगों के लिए ये एक चिंता का विषय और ज़्यादा है। इसके अलावा इस जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में जो पीडीएस है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इसको यूनिवर्सलाइज करने की बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो पीडीएस सिस्टम है ये राशन कार्ड धारकों को ही ये सुविधा उपलब्ध है। तो और चूंकि रिपोर्ट में ये पाया गया, सर्वे में ये पाया गया कि जो केवल 70% लोगों के पास ही राशन कार्ड है, तो इसलिए इन्होंने इस बात पर जोर दिया सर्वे में
कि इस सिस्टम को जो है यूनिवर्सलाइज्ड कर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। और इसके अलावा जो मनरेगा है उसको मजबूत करने की भी ज़रूरत पर बल दिया गया है सर्वे में। और न सिर्फ मनरेगा को बल्कि जो शहरी मजदूर हैं उनके लिए भी एक कोई सही तरीके की योजना लाए जाने की बात पर भी इस सर्वे में बल दिया गया है ताकि इनको भी, जो शहरी मजदूर हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा जो पीडीएस सिस्टम है, जो मैंने बताया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इसके तहत जो अनाज दिया जा रहा था, इस दौरान लोगों को जो अनाज दिया गया उसमें सिर्फ 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल ही एक्स्ट्रा दी गई। यानी कि जितना भी पीडीएस सिस्टम के तहत जो तय किया गया था अनाज, उसमें सिर्फ 5 किलो अनाज एक्स्ट्रा दिया गया और 1 किलो दाल एक्स्ट्रा दी गई। अब हमने यहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात की, तो अब उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। दरअसल ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज मार्च 2020 में आगामी 3 महीने के लिए शुरू किया गया था। और ये पैकेज कितने लाख करोड़ रुपए का था? ये था 1.70 लाख करोड़ रुपीस का। और इसका जो फ़ायदा था वो 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिला। और इस पैकेज के तहत 4.63 लाख मीट्रिक टन दालों का जो था वितरण किया गया। और इसके अलावा इसमें क्या व्यवस्था की गई थी, इस योजना के तहत व्यवस्था की गई थी कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो 40 करोड़ महिला खाता धारक हैं उनको अगले 3 महीने में, क्योंकि मैंने बताया कि अगले 3 महीनों के लिए इसमें व्यवस्था की गई थी, तो उनको अगले 3 महीनों में उनके खातों में हर महीने 500 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी उन सभी महिला खाता धारकों के अकाउंट में। और इसके अलावा इसमें फ्री गैस सिलेंडर की भी देने की भी व्यवस्था की गई। इसमें 8 करोड़ जो गरीब परिवार है, अगले 3 महीनों में इन 8 करोड़ गरीब परिवारों को ये फ्री गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था की गई। और इसके साथ साथ जो देश के लगभग 3 करोड़ जो बुजुर्ग हैं, विधवा हैं और दिव्यांग श्रेणी के जो लोग हैं उनको 1000 रुपये देने की भी व्यवस्था की गई। इसके अलावा 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा की जो मजदूरी थी उसमें 20 रुपये बढ़ा दिए गए, यानी ये वार्षिक बना 2000 रुपये। और इससे फ़ायदा हुआ 62 करोड़ परिवारों को, यानी कि 62 करोड़ परिवार जो थे वो इस योजना से लाभान्वित हुए। अब हम इस सब के बीच अब बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की। दरअसल आज़ादी के बाद से ही खाद्य सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है और टाइम टाइम पर सरकार इसके लिए कुछ योजनाएं भी इम्प्लीमेंट करती रही है। और इसी के बाद लास्टली 2013 में एक ऑर्डिनेंस आया था और उसके बाद आया ये एक्ट, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। और इस एक्ट का जो उद्देश्य है वो सस्ती दरों पर लोगों को पर्याप्त मात्रा में और उच्च गुणवत्ता का, यानी हाई क्वालिटी का जो खाद्यान्न है वो प्रोवाइड कराना इस एक्ट का उद्देश्य है। और अगर इसके हम कुछ मुख्य प्रावधानों की बात करें तो इसके प्रावधानों के तहत जो टारगेटेड पीडीएस है उनके तहत जो राज्य है वो कुछ चयनित घरों को सस्ती दरों पर प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से हर महीने 5 किलो अनाज देगा। यानी राज्य सरकार द्वारा जो चयनित घर है जिनको उसने टारगेट किया है, लक्षित किया है, उनको सस्ती दर पर हर महीने 5 किलो अनाज मुहैया कराएगी। और इसके अलावा जो अंत्योदय योजना है उसके तहत हर घर को हर महीने 35 किलो अनाज दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस योजना के तहत किन लोगों को कवर किया जाएगा, तो इसके तहत जो ग्रामीण है वो 75%, यानी जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका 75%, और जो शहरी है उसका 50% शहरी जनसंख्या को इसमें कवर किया जाएगा। और इसके अलावा जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको गर्भावस्था के दौरान और जो बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने बाद तक जो स्थानीय आंगनवाड़ी है वहाँ से मुफ्त भोजन अगले 6 महीने तक, बच्चे को जन्म देने के 6 महीने बाद तक उनको स्थानीय आंगनवाड़ी से जो मुफ्त है भोजन है वो मुफ्त मुहैया कराया जाएगा उनको। और इसके अलावा इन महिलाओं को 6000 रुपये का, जो कम से कम 6000 रुपये का मातृत्व लाभ दिया जाएगा। लेकिन जो कुछ ऐसी महिलाएं जो
जो गर्भवती हैं और स्तनपान कराती हैं, लेकिन वो केंद्र या राज्य सरकार या PSU के तहत काम करती हैं या इसी तरह की किसी योजना का पहले से लाभ ले रही हैं, तो उन महिलाओं को ऐसे किसी भी फायदे का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब इस तरह की कोई भी फैसिलिटी उनको नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इस एक्ट में महिला जो इसके प्रावधान है, इसमें महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया है। कैसे? दरअसल इस कानून के तहत जो राशन कार्ड जारी किए जाएंगे तो उसमें प्रधान जो है वो घर की महिला को माना जाएगा, यानी कि जो उस घर की महिला होगी उसे उसका मुखिया मानकर उसके नाम पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि उस महिला की उम्र जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर 18 वर्ष से ऊपर की जो महिला है बड़ी, वो मुखिया होगी घर की और उसी के नाम पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा। लेकिन अगर किसी घर में महिला नहीं है या है तो 18 वर्ष से कम की है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो घर का सबसे वृद्ध या सबसे बुजुर्ग पुरुष है उसको प्रधान माना जाएगा। लेकिन अगर उसके घर में 18 वर्ष से कम की कोई लड़की है, महिला है, और जब वो 18 वर्ष की हो जाती है तो उस महिला को ही उस घर का प्रधान माना जाएगा। और इसके अलावा जो इसमें टारगेटेड PDS में सुधार पर बल दिया गया है। टारगेटेड PDS क्या है, यानी TPDS क्या है? इसके तहत जो राशन कार्ड धारक है ना, उनको उचित दरों की जो दुकानें हैं उनसे कुछ ज़रूरी सामान जो है वो उनको मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ सुधारों पर भी इस कानून में जो बताए गए हैं वो कुछ सुधार भी इसमें बताए गए हैं, जैसे कि जो खाद्यान्न है उनकी घर तक वितरण प्रणाली शुरू की जाए और जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी पारदर्शिता के लिए जो उनका कंप्यूटरीकरण है वो किया जाए और पहचान के लिए आधार का उपयोग। इसके अलावा राशन की दुकानों के प्रबंधन के लिए जो ग्राम पंचायतें वगैरह हैं उनको वरीयता दी जाए, यानी उनको प्रेफरेंस दी जाए। इसके अलावा जो TPDS है उसके तहत दी जाने वाली जो वस्तुओं का है वो विविधीकरण हो उसमें, यानी जो उसके तहत जो वस्तुएं दी जाती हैं उनका विविधीकरण होना चाहिए उसमें। और इसके अलावा जो स्थानीय लोक वितरण प्रणाली है और उसको और खाद्यान्न बैंकों को समर्थन दिया जाए। और इसके अलावा कैश ट्रांसफ़र और फूड कूपन्स जैसी जो योजनाएं हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया जाए। अब क्योंकि हमने इस पूरी न्यूज़ में भारत में पोषण के स्तर और भूख की समस्या पर डिस्कशन किया है, तो इसलिए ये जानना भी ज़रूरी है कि सरकार ने इस सब से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो सरकार ने कई तरह की स्कीम्स लॉन्च की हैं। इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की, तो उस पर हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि 2013 से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे अंत्योदय योजना की। तो ये दिसंबर 2000 में लॉन्च की गई थी और इसका जो उद्देश्य था वो गरीबी रेखा से जो नीचे के परिवार हैं उनमें मौजूद 1 करोड़ लोगों की पहचान करना और उन्हें जिससे कि उनको सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके, ताकि उनका पता लगाकर कि जो 1 करोड़ गरीब लोग हैं उनको पहचान करके उनको सस्ती दरों पर जो खाद्यान्न है वो उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा वन नेशन वन कार्ड भी शुरू की सरकार ने। और इस योजना का क्या उद्देश्य था? जो प्रवासी मजदूर और गरीब हैं उनको लक्षित करके ये स्कीम लाई गई थी। और इस स्कीम के तहत क्या था कि जो प्रवासी लोग हैं वो किसी भी कनेक्टेड राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत किसी भी राशन की दुकान से जो अनाज है वो ले सकते हैं। और अभी तक जो ये स्कीम है वो 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़ चुके हैं इस स्कीम से। और जितने भी लोग इससे जुड़े हैं वो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो कवर किए गए हैं उनके 80% लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करें अगर पोषण अभियान की, तो पोषण क्या है? POSHAN, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। और ये बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनमें पोषण को सुनिश्चित करने के लिए 2018 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी।
इसके अलावा एक स्कीम और है समेकित बाल विकास सेवाएं यानी ICDS योजना। इस योजना के तहत 6 साल तक के बच्चों के लिए उनको 6 सेवाएं दी जाती हैं। वो 6 सेवाएं कौन कौन सी हैं? पूरक पोषण, प्री स्कूल अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सर्विसेज। ये 6 सेवाएं उनको दी जाती हैं। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य की बात करें तो भारत सतत विकास लक्ष्य 2015 और 30 के लिए प्रतिबद्ध है। और इसके अलावा जो SDG 2 है यानी सतत विकास लक्ष्य 2 है, उसमें भूख उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा प्राप्ति, बेहतर पोषण और सतत कृषि पर भी ध्यान दिया गया है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक की। तो इसमें वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी की स्थिति का मापन किया जाता है और उसी के हिसाब से देशों को 5 कैटेगरीज में रखा जाता है। ये 5 कैटेगरीज हैं: लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग और एक्सट्रीमली अलार्मिंग। और अगर हम बात करें सूचकांक 2020 की तो उसके हिसाब से वैश्विक स्तर पर जो भुखमरी है वो मध्यम स्तर पर है यानी मॉडरेट स्तर पर है। और अगर भारत की बात करें तो भारत 27.2 स्कोर के साथ सीरियस की श्रेणी में है 2020 के सूचकांक में। और अगर हम बात करें वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी GHI की, तो ये आयरलैंड की एक एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का एक संगठन है वेल्ट हिंगर हिल्फे। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है और ये एक वार्षिक रिपोर्ट है। और जो मैंने बताया कि दुनिया भर में जो भुखमरी की स्थिति है इस वक्त मध्यम स्तर पर है और भारत का जो 2020 के सूचकांक में स्थान है वो 94वां है। और इस बार इस पूरे सूचकांक में 107 देश शामिल रहे और भारत को मैंने बताया कि 27.2 स्कोर के साथ गंभीर की श्रेणी में यानी सीरियस की श्रेणी में है भारत। और अगर 2019 की बात करें तो भारत का 2019 में 102वां स्थान था, 2019 का जो सूचकांक था। अब इस सूचकांक में 3 आयाम और 4 मापक है। 3 आयाम कौन से हैं? इनएडिकेट फूड सप्लाई यानी अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति, और चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बाल मृत्यु दर, और बच्चों में कुपोषण। ये 3 इसके आयाम हैं। और 4 मापक कौन से हैं? एक अल्प पोषण, दूसरा बाल मृत्यु दर और तीसरा बच्चों में वेस्टिंग और स्टंटिंग। स्टंटिंग की बात करें, स्टंटिंग में उम्र की अपेक्षा कम ऊंचाई और वेस्टिंग में ऊंचाई की अपेक्षा कम वजन, इनको मापा जाता है। तो ये 4 इसके आयाम हैं और इन्हीं के ज़रिए, इन्हीं मापकों के द्वारा जो देश हैं उनकी स्थिति को मापा जाता है। और भारत अल्प पोषण की बात करें, जो 4 मैंने मापक बताए, अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये चारों आयाम जो बताए, इनमें अगर भारत की बात करें तो भारत की जो 14% आबादी है वो अल्प पोषण के अंदर आती है। और अगर बच्चों में वेस्टिंग की बात करें तो भारत की स्थिति में इसमें गिरावट हुई है और जो भारत का स्कोर है वो 17.3% है इसमें। और बच्चों में स्टंटिंग के मामले में भारत में 37.4% बच्चों में ये स्टंटिंग पाई जाती है। और बाल मृत्यु दर की बात करें तो इस दर में सुधार हुआ है और अब ये 3.7% है भारत में। अब ये बात हुई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। अब हम बात करेंगे कि ऐसे में क्या क्या इस क्षेत्र में चुनौतियां हैं, किन किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो हम उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहला अगर बात करें कृषि की, तो जो निम्न मृदा उत्पादकता है और छोटे एवं सीमांत किसानों की जो अधिकता है, उसके कारण कृषि उत्पादन की जो है सीमितता एक समस्या है, चुनौती है। और इसके अलावा जो आपदाएं हैं जैसे ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़ और सूखा, इसके कारण भी जो फसल को नुकसान होता है, तो कृषि को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कृषि में। और इसके अलावा अगर हम बात करें आय अंतराल की, तो भारत में आय अंतराल का जो स्तर है वो बहुत उच्च है, यानी बहुत ज़्यादा है, जिससे जो वस्तुएं खरीदने और उपभोग की मात्रा और उसकी गुणवत्ता है उसमें भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो ये भी एक समस्या है।
इसके अलावा अगर बात करें अवसरों की कमी की, तो देश में बेरोजगारों की जो व्यापकता है और उसके अलावा इच्छानुसार एवं योग्यता के अनुसार जो रोजगार न मिलना है, इसकी ये भी एक चुनौती है अवसरों की कमी के अंतर्गत। और इसके अलावा जो राज्यों का पीडीएस नेटवर्क है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये भी एक समस्या है। और इस सिस्टम में भ्रष्टाचार और लीकेज जैसी मुख्य समस्याएं भी पाई जाती हैं, यानी कि इस सिस्टम के अंदर भी कहीं ना कहीं करप्शन और लीकेज जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका सामना करना पड़ रहा है। तो अब ऐसे में क्या आगे की राह हो सकती है, इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए क्या आगे की राह हो सकती है? तो सबसे पहले अगर बात करें तो भारत को कृषि उत्पादन में तेजी लाने के लिए डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग पैटर्न पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि वो छोटे और सीमांत किसानों के हित पर विशेष ध्यान दे, यानी कि उनके हित पर खास ध्यान दे। और इसके अलावा सरकार को पके हुए भोजन और सस्ती दरों पर वितरण के लिए बेहतर नेटवर्क पर काम करने की भी ज़रूरत है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर बात करें कि मनरेगा जैसी रोज़गार योजनाएं हैं, उनको और सशक्त करने की ज़रूरत है और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो सही लाभार्थी हैं उनकी पहचान करना भी एक बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये एक समस्या है कि सही इंसान की पहचान हो ताकि उस तक सही लाभ पहुंच सके। इसके अलावा जो हालिया रिपोर्ट है उसमें जैसा मैंने बताया कि पीडीएस का जो उसको यूनिवर्सिफाइड करने का की बात कही गई है, उसमें उस पर बल दिया गया है ताकि उसका सार्वभौमिकीकरण हो, जिससे हर ज़रूरतमंद तक उसकी पहुंच हो सके और हर ज़रूरतमंद तक वो ठीक तरीके से पहुंच सके, ये भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं हमारे प्रश्न की आज के। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। ऑप्शन ए, यह अधिनियम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को समाप्त करता है। बी, इस अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन से महिला को घर का मुखिया माना जाने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष का होना आवश्यक है। सी, इस अधिनियम में कहीं भी लक्षित लोक वितरण प्रणाली का उल्लेख नहीं है। या फिर डी, उक्त अधिनियम में गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ का प्रावधान है। तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए धन्यवाद।